गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन के अंतर्गत रक्त स्कंदन की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड को क्लॉटिंग की स्टडी करेंगे। तो सर्वप्रथम हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि रक्त स्कंदन क्या है, रक्त स्कंदन की आवश्यकता क्या है। रक्त स्कंदन या रक्त का थक्का बनना जब किसी चोटग्रस्त भाग से या किसी घाव से जो सामान्य चोट लगती है उससे जो रक्त का बहाव होता है, ब्लीडिंग होती है, वहाँ सामान्य स्थिति में लगभग 3 से 8 मिनट में स्वतः ही क्या है, रक्त का बहना बंद हो जाता है, जिसे रक्त का थक्का बनना या रक्त स्कंदन कहा जाता है। और रक्त स्कंदन एक अति महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अगर रक्त का थक्का नहीं बने तो हमारे शरीर से रक्त की हानि हो सकती है और इतनी ज़्यादा हानि हो सकती है कि मृत्यु तक भी हो सकती है। इसलिए रक्त स्कंदन जो है एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। रक्त स्कंदन की जो क्रियाविधि है, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग है, उसको स्पष्ट करने हेतु कुछ प्रमुख सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे वेस्ट और टनर का सिद्धांत, हॉबेल का सिद्धांत, फुल्ड एवं स्पायरो का सिद्धांत। इन सिद्धांतों का सामान्यीकरण करके हम रक्त स्कंदन की जो क्रियाविधि है उसका अध्ययन करेंगे और उसमें जो है रक्त स्कंदन की जो क्रियाविधि है उसको समझने हेतु इसे मुख्य रूप से 3 चरणों में, 3 स्टेप्स में इसका अध्ययन किया जा सकता है। तो जैसे पहला जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप या प्रथम जो चरण है, दैट इज लिबरेशन ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्मुक्त होना। यह रक्त स्कंदन की क्रिया का प्रथम पद होता है, जिसमें शरीर की रक्त वाहिनियों में रुधिर के परिवहन के समय थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है वो अनुपस्थित होता है। चोटग्रस्त भाग के क्षतिग्रस्त ऊतकों में थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक एक लिपोप्रोटीन मुक्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त क्षतिग्रस्त रुधिर कोशिकाओं से निकली हुई ब्लड प्लेटलेट कोशिकाएं भी डिसइंटीग्रेट होकर एक फॉस्फोलिपिड प्लेटलेट फैक्टर 3 को मुक्त करती हैं। ये पदार्थ का मतलब एक तो क्या हो गया, एक तो हो गया थ्रोम्बोप्लास्टिन और दूसरा प्लेटलेट फैक्टर 3। ये दोनों पदार्थ प्लाज्मा में उपस्थित कैल्शियम आयनों तथा कुछ प्लाज्मा प्रोटीन से संयोग कर प्रोथ्रोम्बिनेज नामक एंजाइम का निर्माण करते हैं। तो जो प्रथम पद है जिसमें थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्मुक्त होना या लिबरेशन ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन, जिसमें जैसे सामान्य स्थिति में और ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है वो क्या होता है, ब्लड में अनुपस्थित होता है। लेकिन जो चोटग्रस्त जो ऊतक है, जो घाव है, वहाँ से क्या है, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो एक लिपोप्रोटीन होती है जिसको क्या मुक्त किया जाएगा। और इसके पश्चात जो है इसके साथ साथ जैसे जो डिसइंटीग्रेटेड ब्लड प्लेटलेट्स हैं उनके द्वारा प्लेटलेट फैक्टर 3 मुक्त किया जाता है और ये दोनों मिल करके थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्लेटलेट फैक्टर 3 और इसके साथ साथ जो प्लाज्मा में Ca+2 आयन है तथा कुछ प्लाज्मा प्रोटीन संयोग करके एक प्रोथ्रोम्बिनेज
नामक एंजाइम का क्या निर्माण करते हैं। तो ये ब्लड क्लॉटिंग की फर्स्ट स्टेप में होता है, प्रथम चरण में होता है, और जिसको किस नाम से जाना जा रहा है, दैट इज द लिबरेशन ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब इसके बाद नेक्स्ट सेकंड स्टेप की बात करें तो सेकंड स्टेप जो है इसका नाम है कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। मतलब जो प्रोथ्रोम्बिन है उसका थ्रोम्बिन में परिवर्तन। तो प्रोथ्रोम्बिन जो है ये रक्त प्लाज्मा में उपस्थित एक निष्क्रिय प्रोटीन होती है, और यह प्रोटीन जो है प्रथम पद से प्राप्त एंजाइम प्रोथ्रोम्बिनेज एवं कैल्शियम आयनों की उपस्थिति में सक्रिय होकर किस में बदल जाएगी, थ्रोम्बिन में बदल जाएगी। तो स्टेप सेकंड जो है वो बिल्कुल सिंपल है, जिसमें जो है प्रोथ्रोम्बिन जो ब्लड प्लाज्मा में उपस्थित निष्क्रिय प्रोटीन होती है, और वो प्रथम पद से जो एंजाइम प्राप्त हो रहा है प्रोथ्रोम्बिनेज, और कैल्शियम आयनों की उपस्थिति में ये किस में बदल जाएगी, ये सक्रिय थ्रोम्बिन जो प्रोटीन है उसमें क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो इस प्रकार से दूसरा जो स्टेप है, दूसरा जो चरण है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद स्टेप जो 3 है, तृतीय जो पद है, ये पद काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसके अंतर्गत क्या है कि जैसे रुधिर में एक ब्लेसिक प्रोटीन होती है, सॉल्युबल प्रोटीन होती है जो कि ब्लड में घुली रहती है, तो जिसका नाम होता है फाइब्रिनोजन। और ये प्रोटीन जो है ये इस अंतिम जो स्टेप है, स्टेप 3 है, उसमें क्या है कि जो स्टेप सेकंड है, जिससे क्या थ्रोम्बिन जो हमें प्राप्त हो रहा है, सक्रिय प्रोटीन थ्रोम्बिन, ये थ्रोम्बिन जो क्या करेगा, एक एंजाइम की भांति कार्य करेगा, और यह थ्रोम्बिन एंजाइम की भांति कार्य करके जो फाइब्रोनोजन जो प्रोटीन है उसके जो मोनोमर्स हैं उसके बहुलीकरण करेगा, उसका पॉलीमराइजेशन करेगा, जिससे फाइब्रिन नामक पेप्टाइड मोनोमर बनेगा। और जो ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड जो मॉडर्न जो थ्योरी है वो उसके अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि शुरुआत में जो फाइब्रिन जो पेप्टाइड मोनोमर बनेगा ये भी क्या होगा, सॉल्युबल होगा, लेकिन आगे जा कर के जो फाइब्रिन स्थिरीकृत कारक, जिसको फैक्टर 13 के नाम से भी जाना जाता है, जो बोला फाइब्रिन स्थिरीकृत कारक है फैक्टर 13 और Ca+2 आयन, इनकी उपस्थिति में जो फाइब्रिन पेप्टाइड मोनोमर है जो कि कैसे होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फाइब्रिन पॉलीमर में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये जो होते हैं ये कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं ब्लड में, और इनसॉल्युबल होने के कारण ये अघुलनशील क्या करेंगे, महीन सूत्र बना लेंगे, मतलब फाइन मैश फॉर्मेशन कर लेंगे, महीन जो जाल बना देंगे। और ये जो जाल बनेगा ये रक्त प्लाज्मा से अलग होकर एक डेंस नेटवर्क के रूप में घाव पर क्या होगा, जमा हो जाएगा। और ये घाव पर जमा होगा तो इसके कारण क्या है कि इस जालिका में, इस नेटवर्क में जो रक्त कणिका है वो क्या होंगी, अटक जाएंगी। मतलब जो रक्त कणिका है वो अब क्या है, उस चोट वाली जगह से बाहर नहीं आ पाएंगी। और इस कारण से क्या होगा कि जब जो ब्लीडिंग है वो ब्लीडिंग क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। जब ब्लड कार्पल्स बाहर नहीं निकलेंगे, उसमें अटक जाएगी, तो एक प्रकार से क्या बन जाएगा, वहाँ पर अवरोध बन जाएगा, जो ब्लड ब्लीडिंग है वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। और इस प्रकार से क्या होगी, एक क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, ब्लड क्लॉट बोल रहे हैं। और इस प्रक्रिया को ही क्या ये दैट इज द फाइनल जो एक रिजल्ट है जो कि स्टेप 3 में आ रहा है, ये फाइनल रिजल्ट किसका है, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग का, जिसमें क्या हो गया, फाइनली ब्लड क्या हो गया, क्लॉट हो गया, और जो ब्लीडिंग है वो क्या हो गई, बंद हो गई। और इस प्रकार से जनरली जो है वो 2 से लेकर के 8 मिनट में रक्त का जो थक्का होता है वो बन जाता है। और इस प्रकार से जो ब्लीडिंग है, जो रक्त का जो बहाव है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। एक दूसरी स्थिति देखें
जिसमें एक बीमारी होती है, आनुवंशिक बीमारी, जिसको हीमोफीलिया के नाम से कहा जाता है, जो कि एक्स गुणसूत्र पर स्थित एक अप्रभावी जीन द्वारा उत्पन्न होती है। इस रोग में जो रक्त है वो लगातार बहता रहता है। जो ब्लड क्लॉटिंग होती है वो प्रभावित होती है, मतलब ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर मान लो मामूली सी भी चोट या खरोंच लग जाए तो ऐसी स्थिति में भी अत्यधिक क्या होगा, रक्त का बहाव होगा शरीर से। और ऐसे मनुष्य जो है उनमें रक्त का बहाव इतना ज़्यादा हो सकता है कि कई बार उनकी क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। अतः ऐसे रोगियों में रक्तस्राव को रोकने के लिए एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन इंजेक्ट किए जाते हैं, जिससे क्या हो सके, उनके अंदर जो ब्लीडिंग है वो रुक सके। ठीक है। तो इस प्रकार से जो ब्लड क्लॉटिंग की जो मैकेनिज्म है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ब्लड क्लॉटिंग जो है, जो कि एक जो है बायोकेमिकल प्रोसेस है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। थैंक्स।